नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि मेरा हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और जैसा कि आप अभी ये जो सीरीज चल रही है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, वैसे सीरीज तो नहीं कह सकते, 3 ही वीडियो एक के बाद एक बना रहा हूँ और तीनों को तीनों साथ में डालूंगा, तो टोटल 4 वीडियो हो जाएंगे लंग्स टीबी को मिला के। तो जैसा कि आप देख ही चुके होंगे, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है दैट इज अबाउट द पॉट्स स्पाइन या फिर स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। और जो पहला वीडियो था वो था लंग्स के पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म होता है बेसिकली। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है ये बोन टीबी के बारे में है, मतलब रीढ़ की हड्डी अगर छोड़ दिया जाए तब भी स्केलेटल सिस्टम के अंदर ऐसे कई और हिस्से हैं, कई और बोन्स हैं जहां पे आपको टीबी हो सकता है। तो अगर आपको टीबी हो रहा है अदर देन द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पॉट्स डिजीज कहलाता है, तो उस टीबी को हम बोलते हैं बोन टीबी, हड्डी में होने वाला टीबी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी आपको, जो मैंने बताया था कि जो टीबी 2 प्रकार का होता है, एक होता है पल्मोनरी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस होते हैं वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 80 to 70% अगर टीबी पूरी दुनिया में हो रहा है तो वो उतना जो टीबी हो रहा है, मान लीजिए टोटल टीबी के 100 केस हैं, तो 100 में से लगभग 70-80 जो केसेस होंगे सबसे कॉमनली वो लंग से टीबी के होते हैं, 80 पकड़ लो आप। और 20% केसेस ही ऐसे होते हैं जो बोन टीबी के होते हैं या फिर जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या हुआ, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो लंग्स में पाया जाता है वो 80% होता है, और लंग्स के बाहर पाए जाने वाला जो टीबी है उसको ये लोग बोल देते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है जो कि टोटल टीबी के 20% केसेस होते हैं, इसका 50% पार्ट सिर्फ स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस के रूप में पाया जाता है, जो कि मैंने इससे पहले पॉट्स डिजीज के वीडियो में भी ये चीज बताई थी। और वहां पे मैं चिल्लाया भी था कि वहां पे ये बोला था कि वो पहले देखना वीडियो, यहाँ पे इसको बाद में देखना, क्योंकि ये डाटा मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। पर वीडियो की सार्थकता और आप लोगों की मदद के लिए, हर कोई इतना स्वावलंबी नहीं होता कि मैं बोलूंगा कि लिंक में एक वीडियो का लिंक है, आप जाकर के पहले उसको देखो फिर इसको देखो, कोई नहीं करेगा। तो मैं ये बताया दे रहा हूँ कि 80% टोटल टीबी के केस होते हैं पल्मोनरी, 20% होते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होते हैं इसमें से 50% होते हैं कौन से टीबी, इसमें से 50% जो रहते हैं वो स्केलेटल टीबी होता है, स्केलेटल सिस्टम का टीबी। स्केलेटल मतलब हमारा जो हड्डी का ढांचा है, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे कॉमन जो टाइप होता है वो पॉट्स डिजीज है, जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। और इसके बाद आता है बोन टीबी का नंबर। तो ये जो है स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस दैट कन्फाइंड, या इसका ये क्या बनाता है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस के 50% केसेस स्केलेटल टीबी के होते हैं। उसी श्रृंखला में हमने पॉट्स स्पाइन को कवर कर लिया, अब हम बोन टीबी को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, बातें अमूमन रिपीटेड ही हैं क्योंकि चीजें बिल्कुल सेम हैं दोनों के अंदर। ये मैंने आपको बताया कि पॉट्स डिजीज में जो मेडिसिन बताई वही मेडिसिन थी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में भी, और पॉट्स डिजीज के वीडियो में ही मैंने ये बोल दिया था कि सेम मेडिसिन विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस ऑल्सो, जो होता है बोन का टीबी, है ना। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका जो ओरिजिनेशन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हड्डी में टीबी कैसे पहुंचता है। तो अगर एक्स्ट्रा बोनी इन्फेक्शन का कोई सोर्स है बॉडी के अंदर, जो जनरली पल्मोनरी होता है, ठीक है। अब एक चीज समझो कि टीबी असिम्प्टोमेटिक भी होता है, ये बात मान के चलो आप, है ना। हम जितने भी टीबी के केस देखते हैं, जो उनको लंग से टीबी हुई, जो दुबले हो गए और वजन कम हो गया, और गवर्नमेंट की 6 महीने डॉट्स का कोर्स चला जिसमें डॉट्स की गोलियां खाने पे लाल पेशाब होती है और वो सारी चीजें जो तकलीफ थी, ये सिर्फ डायग्नोस्ड और क्लिनिकल केस होते हैं टीबी के। इसके अलावा भी ऐसे कई लोग होते हैं और साइंस को वो मैकेनिज्म एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा क्या होता है उनके इसके अंदर, कि उनके अंदर सिम्टम्स ही प्रेसिपिटेट नहीं होते। उनके लंग्स में टीबी गया पर लंग्स में इन्फेक्शन ही नहीं करा। बट वहां पे क्या होता है, एक दूसरी चीज होती है कि सोर्स इन्फेक्शन का लंग्स था, ये अलग बात है, इन्फेक्शन के लक्षण नहीं आए। समझो बात को, देखो बात सुनो। इन्फेक्शन हम तब मानूंगा मैं जब इन्फेक्शन हो करके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इम्यून रिस्पॉन्स आएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, तब मैं बोलूंगा कि हाँ टीबी हो गया। बट भाई साहब, जिसके अंदर लंग्स तक बैक्टीरिया गया उसने साले ने कुछ नहीं करा, वो लंग्स को फलांग करके वो ब्लड स्ट्रीम में गया और ब्लड स्ट्रीम के अंदर हिमेटोजीनस रूट पकड़ा उसने। हिमेटोजीनस रूट मतलब कि कोई भी जिस हड्डी में इन्फेक्शन हुआ है उसके बाहर बॉडी के अंदर कोई एक लोकेशन है जहां पे सोर्स है इन्फेक्शन का।
वो सोर्स इन्फेक्शियस भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। कहने का मतलब पेशेंट को ऑलरेडी लंग्स टीबी था, वो लंग्स टीबी में उसका लंग्स भरा पड़ा था बैक्टीरिया से, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया में से कुछ 10-20 बैक्टीरिया ने ब्लड का रूट पकड़ा और किसी बोन को जाके इन्फेक्ट करा। तो ये क्या हो गया, ये बोन के आउट सोर्स से कोई इन्फेक्शन किसी और सोर्स से आया था। दूसरा, इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ सोर्स है, तो वो सोर्स क्या होगा कि बैक्टीरिया जरूर था पर उसने कहीं पे और कोई बवाल नहीं करा था, वो बस इसी जगह इसी हड्डी को इन्फेक्ट करने के लिए वो सोर्स ने ब्लड का रास्ता पकड़ा और हेमेटोजीनस रूट से टक 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 करता हुआ आया और जो भी उसकी फेवरेट साइट थी हड्डी की, वो हड्डी में आकर के उसको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, अब मोटा मोटा मैं ज्यादा इसमें बात इसलिए नहीं करूंगा कि जो पॉट्स डिजीज पे 25 मिनट का लंबा वीडियो है, पॉट्स डिजीज भी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड काउंटेड अंडर द बोन ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन। ये याद रखो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये बेसिकली बोन का टीबी हो चाहे स्पाइन का टीबी हो, ये दोनों का एक हेडिंग कॉमन है कि ये स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस है, स्केलेटल सिस्टम का ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है। तो ऑलरेडी अपन ने उसके ऊपर वीडियो बना दिया, तो जो भी पैथोलॉजी है उसकी सेम पैथोलॉजी यहाँ पर है। वहां पे क्या बताया था, बोले साहब कहीं से भी इन्फेक्शन ब्लड के अंदर आ गया जैसे तैसे, वो हो सकता है लंग्स के अंदर टीबी था वहां से वो आ गया या किसी अदर सोर्स से आ गया, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा, साइंस को पता भी नहीं चलता। ये लोग डायग्नोस कर लेते हैं पॉट्स डिजीज के केस को, ये लोग डायग्नोस कर लेते हैं बोन डिजीज के, बोन ट्यूबरकुलोसिस के केस को, स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस के केस को, बट इनको ये नहीं पता रहता कि व्हाट वाज द प्राइमरी साइट जहां से ये टीबी का बैक्टीरिया आया, ये नहीं पता चलता इनको। अमूमन क्या फिर करते हैं, लंग्स की स्कैनिंग करते हैं, लंग्स की स्कैनिंग करी, लंग्स की स्कैनिंग में लंग्स बिल्कुल क्लियर, तो फिर ऐसे ऐसे करके सर खुजाते हैं। ये क्या हम खुद खुजाते हैं? क्योंकि हमारे पास केस पड़ा है, अगर मान लीजिए बोन टीबी का, उसका यहाँ पे हेड ऑफ फीमर से एक फिस्टुला बना हुआ, मैंने देखा है केस, मैंने अपने हाथ से ठीक करा है। ठीक है, ये बोन टीबी की खासियत रहती है, बोन टीबी के अंदर एब्सेस हो जाता है। जो सबसे कॉमन साइट होती है बोन टीबी की, वो हेड ऑफ फीमर होता है, जो एसिटाबुलम के अंदर कूले का जोड़ होता है। मेरे पास कई केस आए यहाँ पे उनने फिस्टुला ही बन गया, एक वो एब्सेस बना अंदर। अब जब एब्सेस बनता है तो बॉडी क्या करती है, फिस्टुला बनाती है कि भाई इसका पस में लेके कहाँ जाऊंगी, तो वो पस को ड्रेन करते हैं। तो वो जो हमारे पेशेंट थे उनको यहाँ पे फिस्टुला स्ट्रैक्ट बन गया था, वो एक छेद हो गया था, नासूर जैसा बन गया था और अंदर से वहां से पस निकल के डिस्चार्ज होता रहता। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बोन टीबी। मैं ये केस सही कर चुका हूँ और मुझे याद क्यों है, मेरा पहला केस था ये, जब टीबी का बोन टीबी का पहला केस था और इस बात को 8 से 9 साल हो चुके, 9 साल पहले से ही कर दिया था। ये वो केस था जिसके अंदर सर गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जरी प्लान हो चुकी थी, क्योंकि वो BHEL एम्प्लॉय थे जिनका ये केस था। डेट 6 महीने बाद की मिली थी, पर 3.5 महीने में हमने उसको पूरी तरह से सुखा दिया था, तो उन लोगों ने फिर सर्जरी कैंसिल कर दी थी, बोले अब आपको जरूरत नहीं है इसकी, है ना। तो ये एक एग्जांपल है। तो ये क्या होता है कि इस केस के अंदर ये हमारे जो तिवारी जी जिनका बात बता रहा हूं मैं, कहीं पे कोई टीबी डिटेक्ट ही नहीं हुआ। ये अपन बात यही कर रहे थे ना कि कहां से आया, तो इस पॉट्स डिजीज के भी केस आए हमारे पास। पता था पॉट्स डिजीज होने तक कि इसको रीढ़ की हड्डी में टीबी है, वो पॉजिटिव आ गया था, पर रीढ़ की हड्डी तक वो कहां से आया उनको ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि लंग्स में तो इन्फेक्शन था ही नहीं। तो इसलिए ये चीज बोल रहे हैं कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बोन टीबी और पॉट्स डिजीज सेम है, कि कोई भी एक लोकल बॉडी के अंदर कहीं से सोर्स आया टीबी का। टीबी का क्या सोर्स होता है, क्या है टीबी भैया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण को ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो क्या है, तो अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया कहां से, ये ईश्वर जाने। कई केसेस के अंदर लंग्स का टीबी का इंसिडेंस पता रहते हैं कि इस पेशेंट को कुछ समय पहले या कुछ साल पहले लंग्स का टीबी हुआ था और साहब आज 5 साल हो गए, 5 साल के बाद इसको ये रीढ़ की हड्डी का टीबी हो गया या फिर इसको हेड ऑफ फीमर का टीबी हो गया, तब हमको समझ में आता है। बट ये मात्र 30-35% केसेस में होता। 70% केसेस के अंदर हड्डी को इतनी बुरी तरीके से क्यों गल गई, क्यों वहां से पस आने लग गया और क्यों इतना तगड़ा टीबी का इन्फेक्शन हुआ, ये हमको नहीं पता रहता है ना। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। अब ये होता है बोन टीबी। अब वही चीज है कि भाई कहीं पे टीबी का सोर्स था बॉडी के अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसने हड्डी को संक्रमित कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन है ये बेसिकली स्केलेटल सिस्टम के टीबी का ही पार्ट है। तो हमारे पास कई लोकेशन होती है, जैसा कि मैंने बताया पॉट्स डिजीज या स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या स्पाइन का टीबी भी इसी का एक टाइप है। तो हमारे पास सबसे कॉमन जो लोकेशन है स्पाइन टीबी की,
वो स्पाइन टीबी की नहीं, बोन टीबी की। वो सबसे मोस्ट कॉमन और फेवरेट साइट बोन टीबी की होने की जो है दैट इज द स्पाइन। स्पाइन मतलब पॉट्स डिजीज की बात कर रहा हूं, जो इससे पहले वीडियो बना था वो। क्योंकि अपने आप में आप ये मोटा मोटा समझ लो कि बोन टीबी के 60% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो सिर्फ आपको पॉट्स डिजीज के रूप में ही दिखेंगे या स्पाइन टीबी के रूप में ही दिखेंगे। तो जो सबसे फेवरेट पहली लोकेशन जो है बोन टीबी की दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, या फिर जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, स्पाइन टीबी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ द बोन टीबी इज द हेड ऑफ फीमर। ये हेड ऑफ फीमर होता है, कूल्हे की हड्डी जो हमारी जांग की हड्डी का हेड होता है उसको फीमर बोन बोलते हैं। फीमर के हेड में जनरली हम लोग ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं बोन का। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कहीं पे भी हो सकती है वो जॉइंट्स होते हैं। मैंने कई जॉइंट का टीबी होते देखा। आई हैड सीन द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट देखा मैंने, उस पर काम नहीं करा क्योंकि पेशेंट रिप्लेस करा गया था। जब जांच करी गई, जो नी जॉइंट को रिप्लेस करा, तो जब उसकी एफएनएससी हुई तो उसमें पता चला ट्यूबरक्लोसिस था। तो ये 3 होते हैं। तो ये समझ लो आप, ये क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है। ये जो सबसे बड़ा मेन हेडिंग है वो क्या है, वो है स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर सबसे कॉमन प्लेस होती है पॉट्स डिजीज या फिर स्पाइन टीबी, जिसके ऊपर पहला वीडियो था। उसके बाद बोन टीबी के अंदर स्पाइन टीबी के बाद सेकंड कॉमन लोकेशन हिप जॉइंट होता है और थर्ड कॉमन लोकेशन होते हैं जॉइंट। अब आते हैं हम दूसरी स्क्रीन पे जहां पे हम कुछ डायग्राम देखेंगे, बढ़िया है ना। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो आप ये एक्सरा देख रहे हो, जो ये बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस ऑफ हिप जॉइंट है, जो कि हम सबसे कॉमनली यही देखते हैं। आप देख रहे हो ये जॉइंट खत्म पड़ा है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो जॉइंट है, इस तरफ वाला जहां पे मेरा कर्सर है, इसकी आपको बोन का आपको पूरा का पूरा आउटलाइन प्रॉपरली दिख रहा है ना, देख पा रहे हो आप आउटलाइन। पर ये आउटलाइन यहाँ पे खत्म है, प्लस यहाँ पे बोन का इन्फ्लेमेशन के कारण मोटा दिख रहा है। देखो गौर से, ये देख रहे हो आप, ये इसका डिजाइन ही चेंज हो गया हड्डी का। दिस इज व्हाट इज नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। ये देखो, ये पूरा मामला खत्म पड़ा, ये देख रहे हो आप, ये जो है हिप जॉइंट है ना, ये हेड ऑफ फीमर है, ये पेल्विक गर्डल है या पेल्विक बोन है, और पेल्विक बोन में ये जो कैविटी होती है इसको एसिटाबुलम बोलते हैं। एसिटाबुलम रहता है पेल्विक बोन, और ये फीमर है मेरी, ठीक है, ये फीमर है, फीमर का हेड है वो ऐसा लगा रहता है। और ये जो जॉइंट बना है ये मेरा हिप जॉइंट है, पुट्ठे का जोड़ या कूल्हे का जोड़। आई बात समझ में। ये देखो यहाँ पे ये टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, ये देखो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द, ये कहलाता है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन। अब हम जॉइंट भी देख सकते हैं ना, हम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ जॉइंट भी देख सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड थोड़ा सा इसको पीछे करा जाए तो मैं आपको जॉइंट का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, है ना। ये सेप्टिक आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, है ना। अब जॉइंट में भी आप ये देखो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आप देख रहे हो कितनी बुरी हालत कर सकता है। ये देखिए, इमेजिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ द हिप टीबी, जर्नी फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न कंसेप्ट। आप देख रहे हो इतनी बुरी हालत हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतना बुरा इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और इसलिए ये कहते हैं मोस्ट कॉमन जो साइट होती है ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द जो टीबी के अंदर, वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है, क्योंकि टीबी इज द ओनली एग्जांपल ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का हमारे पास रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इकलौता एग्जांपल है। अब हो सकता है आने वाले समय में मॉडर्न मेडिसिन के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के और हमारे पास कई एग्जांपल आ जाएं, पर आप यहाँ देख रहे हो ये बिल्कुल इंटेक्ट बोन है, मेरे को फीमर बराबर से दिख रही है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल खत्म पड़ा है मामला। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन या फिर बोन टीबी, इसी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के ऊपर। अब अगर बोन टीबी है, क्योंकि पॉट्स डिजीज पे तो बन चुका वीडियो, अब मैं यहाँ पे अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं या तो ज्वाइंट के टीबी की बात कर रहा हूं और या तो फिर मैं हिप ज्वाइंट के टीबी की बात कर रहा हूं। और टीबी हर जगह देखा है, हर कहीं पे भी हो सकता है। मैंने अपने कैरियर के अंदर पसलियों का टीबी देखा है, ये होता है ना, ये पिंजर होता है जो पसलियां होती है रिब्स का, मैंने रिब्स का टीबी देखा है। मैंने जिफॉइड प्रोसेस और स्टर्नम में टीबी होता हुआ देखा, अपने कैरियर में देखा है, क्योंकि कैरियर मेरा छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, मैं 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने घुटने का टीबी देखा है, मैंने एंकल के ऊपर टीबी होता देखा है, मैंने पंजे के ऊपर टीबी होता देखा है, मैंने ह्यूमरस के ऊपर टीबी होता देखा है। तो कहीं पे भी हो सकता है। अब वो पैथोलॉजी वो सेम है कि टीबी का बैक्टीरिया गया, हिमेटोजीनस रूट उसने पकड़ा ब्लड से, और ब्लड का हिमेटोजीनस रूट पकड़ के उसने बोन को जाके कर दिया इफेक्ट। अब क्या होगा वहां पे बोन के अंदर, अब फर्ज करो आप हिप जॉइंट का एग्जांपल लो, सबसे पहला इन्फ्लेमेशन होगा, हिप जॉइंट के अंदर पेन होगा, पेन वाइल इन द लोकोमोशन, चलने फिरने में उसको पेन होगा, दर्द होगा, कई बार ये दर्द असहनीय हो जाएगा, कई मरतबा यहाँ पे एब्सेस बन जाते हैं। जब एब्सेस बनते हैं तो वो एब्सेस एक्सरे में दिखते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत तकलीफ दे होते हैं।
होता है। अब आप समझिए ना, अब जरा सा हम अर्थराइटिस के अंदर जॉइंट में हल्का सा सीरस मेम्ब्रेन में इन्फ्यूजन आ जाता है, हल्का सा जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कितना दर्द होता है पेशेंट को। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को कितना दर्द होता है। अब आप सोच लो, अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो ट्यूबरक्लोसिस में तो सीधे एब्सेस बन जाते हैं, है ना। तो वो, और एक ये कॉमन एक मैनिफेस्टेशन है टीबी का जो मैं बता रहा हूँ हिप जॉइंट में, कि हिप जॉइंट के अंदर यहाँ पे फिस्टुला बन जाता है। बॉडी क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब अब हिप जॉइंट के अंदर एब्सेस जैसा हुआ, तो जो मेरे पास केसेस थे, मैंने कम से कम 10 से 15 केस अपने कैरियर में देख लिए बोन टीबी के हिप जॉइंट वाले, कि वो एक फिस्टुला बन जाता है। यहाँ पे ग्रॉइन रीजन में एक छेद होगा, वो छेद सीधा अंदर से कनेक्टेड है, कहाँ से, एसिटाबुलम और हिप जॉइंट से, और वहां से पस निकलता रहेगा, क्योंकि अंदर जो सपुरेशन हो रहा है, ट्यूबरकुलर सपुरेशन, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, वो डिस्चार्ज होता रहता है ना। उसी तरह से नी जॉइंट में भी यही चीज होती है। तो जॉइंट के अंदर पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, क्रॉनिक फॉर्म का पेन होगा, और जरूरत पड़ने पे शरीर क्या फिस्टुलस ट्रैक्ट भी बना लेता है, क्योंकि शरीर क्या है, पस को और सपुरेटिव प्रोसेस को शरीर का है टारगेट की उसको सीधे बाहरी दुनिया में निकाला जाए। जैसे आप अपनी बिल्डिंग का वेस्ट क्या करते हो, आप ड्रेनेज से बाहर निकलता है ना, तो बॉडी इस तरह का सपुरेशन को बर्दाश्त नहीं करती, वो ड्रेनेज निकाल देती है, इनके बोले दफा करो, हमको चाहिए ही नहीं है चीज। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस और बोन या फिर बोन टीबी। अब आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। अगर आपने पॉट्स डिजीज पे वीडियो देखा है तो आपको पता है एग्जैक्टली सेम मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि तीनों मेडिसिन के अंदर पैथोजेनेटिक लेवल के ऊपर एंटी ट्यूबरकुलर प्रॉपर्टी है। ये कैंट ने लिखा है, ये हैनीमैन ने प्रूव करके देखा है इसको, क्योंकि हैनीमैन ने जब होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई थी तब तो टीबी के भयंकर भर भर के केसेस थे भाई साहब। अरे तब तो छोड़ दीजिए 400 300 400 साल पहले की बात, आज भी टीबी कम नहीं हुआ है। कम तो हुआ है बहुत पहले से, बट है अभी भी अच्छा खासा मात्रा में है, ठीक है। और खासकर ये बोन टीबी जिस रूप में पाया जाता है, ये तो बहुत ही अच्छा एम्पली सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास है ये चीज, ठीक है। तो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द बोन टीबी या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन या फिर स्केलेटल टीबी अदर देन द पॉट्स स्पाइन आर। जो पहली है दैट इज द कल्केरिया कार्ब। दोस्तों कल्केरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी में आपको अपने पेशेंट को देना, 4 गोली दिन भर में 2 बार, सुबह शाम। एंड द सेकंड मेडिसिन विल बी द साइलिशिया। जी है, द सेकंड मेडिसिन विल बी द साइलिशिया इन द 30 पोटेंसी, उससे भी आपको अपने पेशेंट को 4 गोली 2 बार देना है। एंड द थर्ड मेडिसिन विल बी कल्केरिया फॉस इन द 6x फॉर्म। इससे भी आपको अपने पेशेंट को 4 गोली दिन भर में 2 बार देना है, सुबह देना है और शाम को देना है। और ये आपको मिनिमम 1 से 2 महीने फर्स्ट फेज में आप ट्रीटमेंट करेंगे, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के और बिना कोई स्वार्थ के और बिना कोई उसके नुक्ताचीनी के, बिना रुके आपको इलाज करना है। और कोलेटरली, मैं पॉट्स डिजीज के वीडियो में बोलना भूल गया था, अगर पेशेंट का कोई भी एंटी ट्यूबरकुलर एलोपैथिक ड्रग चल रहा है तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। जो मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों को कि तुम में से कोई भी फैंटम बनने की कोशिश नहीं करेगा, कह रहे तुम तो ये दवा बंद कर दो, मैं ठीक कर दूंगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ और गवर्नमेंट के सामने ये चीज रिपोर्ट हुई कि तुमने टीबी की दवा बंद करके फैंटम बन रहे थे, तो तुम जाओगे जेल और तुम्हारा लाइसेंस जाएगा गड्ढे में और तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो एलोपैथिक दवा से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे आप टीबी। आप अपना जो इलाज करना है करिए, और एलोपैथी का जो भी पेशेंट का चल रहा होगा उसको चलने देना है, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा वीडियो बोन टीबी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले वीडियो में और इस हफ्ते में होने वाले बचे हुए लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।